प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत की आलोचना और महत्व। अर्थात जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों का खेल सिद्धांत के आधार पर अध्ययन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह बात भी उभर कर सामने आती है कि दुनिया का भले ही कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, सभी सिद्धांत में कोई न कोई कमी निश्चित रूप में पाई जाती है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, तो कोई भी सिद्धांत भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। अतः इसी बात को मध्य नज़र रखते हुए हमें कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है, इस खेल सिद्धांत में भी अनेकों कमियां हैं। परंतु इसमें केवल कमियां ही नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत का कुछ महत्व भी है। अतः आज के लेक्चर में हम दो बातों पर चर्चा करेंगे: खेल सिद्धांत की आलोचना और महत्व। लेक्चर नंबर 23, पार्ट नंबर 4, मतलब खेल सिद्धांत के ऊपर आज हम चौथा लेक्चर ले रहे हैं। बेटा, खेल सिद्धांत के माध्यम से न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जाता है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी समझा जाता है। क्या बोला है मैंने? न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी खेल सिद्धांत के माध्यम से समझा जाता है। जब मैं आपको राजनीति सिद्धांत समझाऊंगा, उस समय राष्ट्रीय राजनीति को खेल सिद्धांत के माध्यम से कैसे समझा जाएगा, ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। अभी तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन एक लेक्चर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। सबसे पहले ये रिक्त स्थान मैंने इसलिए रखा है कि मैं आपको खेल सिद्धांत को थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहता हूँ, उसके बाद में इसकी आलोचना और महत्व को आसानी से समझ जाएंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ आपको ये नोट करनी है, मैंने पहले भी कितने लेक्चर्स में ये बात बता दी है। क्या बात बता दी है? कि वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, अभिनेता मतलब एक्टर, कार्यकर्ता होता है, वो कौन होता है बेटा? राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य जैसे भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य होता है बेटा, वो होता है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित। और इसके बाद में बेटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में इसका जो साध्य एवं साधन होता है वो शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति होता है। तो ये तीन बात तो आपको ध्यान में रखनी है। अगर इससे आगे हम चौथी बात और लें तो यहाँ पर ये बात आएगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो स्थिति होती है वो संघर्ष होता है। क्या होती है? संघर्ष। अर्थात जैसा कि हंस डी मॉर्गन कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति मीन्स राष्ट्रीय राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। सभी राष्ट्र राज्य लगातार ये प्रयास करेंगे कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके, और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वो शक्ति वृद्धि का प्रयास करेंगे। और जब शक्ति वृद्धि का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप में राष्ट्र राज्यों में संघर्ष होगा। ये तो एक सामान्य सी बात है। अब हमें खेल सिद्धांत को समझना है। जैसे अब यहाँ मैं ये कहूँगा कि वास्तविक रूप में जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना चाहें हम यहाँ खेल सिद्धांत के माध्यम से, तो जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर हम दो खिलाड़ी ले रहे हैं, एक हो गया भारत, दूसरा हो गया अमेरिका। यहाँ पर हम भारत, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, भारत, चीन, भारत, रूस, कुछ भी ले सकते हैं। तो भारत एक खिलाड़ी हो गया, अमेरिका एक खिलाड़ी हो गया। अब चूंकि भारत और अमेरिका अपने आप में क्या है? ये अभिनेता हैं। चूंकि भारत राष्ट्र राज्य है, अमेरिका राष्ट्र राज्य है, दोनों खिलाड़ी हैं, तो अभिनेता कौन होगा? राष्ट्र राज्य होगा। भारत और अमेरिका राष्ट्र राज्य हो गए। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय, मतलब भारत अब अपने राष्ट्र हितों की रक्षा का प्रयास करेगा, और भारत के द्वारा वो चालबाजियां चली जाएंगी, वो रणनीतियां अपनाई जाएंगी,
उस रूप में विदेश नीति तय की जाएगी जिससे कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका भी ये प्रयास करेगा कि उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो, इसे विजय की प्राप्ति हो। मतलब निश्चित रूप में ये दोनों ही जो खिलाड़ी हैं अपनी अपनी विजय का प्रयास करेंगे। अब अपनी अपनी विजय का जो प्रयास किया जा रहा है, मतलब यहाँ भारत अमेरिका की चालबाजियों को देखते हुए अपनी चालों में परिवर्तन करेगा और अमेरिका भारत की चालबाजियों को देखते हुए अपनी चालों में परिवर्तन करेगा। तो निश्चित रूप में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को खेल सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है। इस खेल सिद्धांत के अंतर्गत हम मान सकते हैं कि ये दो टीमें होगी, दो खिलाड़ी हो गया भारत और अमेरिका। जैसे शतरंज के खेल में दो टीमें होती हैं और दोनों ही टीमें ये प्रयास करती हैं, इसका प्रयास करते हैं कि हम दोनों को विजेता बनने का अवसर मिले। मतलब शतरंज की दोनों टीमें, पहली टीम ये चाहेगी कि दूसरी टीम को मैं हराऊं, दूसरी टीम ये चाहेगी पहली टीम को मैं हराऊं। साधारण खेल जैसे कोई भी ले सकते हैं आप, हैं वॉलीबॉल का खेल है, क्रिकेट का खेल है, आप कोई भी खेल ले सकते हैं। तो उसके अंतर्गत जो टीमें होती हैं वो टीमें यही प्रयास करती हैं कि हम विजेता बने। मतलब दोनों टीमें अपनी अपनी चालबाजियां चलेंगी और दोनों टीमें एक दूसरे की चालबाजियों को देखते हुए अपनी चालों में परिवर्तन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी एक खेल का मैदान है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी एक खेल का मैदान है। उस खेल के मैदान में आज हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 के लगभग है। तो 193 के 193 वास्तविक रूप में ये अभिनेता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में खेल का मैदान है। अब यहाँ जो खेल सिद्धांत, इस खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास किया जाता है और इसके अंतर्गत मूल बात यही होती है कि सभी खिलाड़ी ये प्रयास करते हैं कि वो विजेता बने, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। अब भले ही आप यहाँ पर इसको भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत पाकिस्तान कैसे भी ले सकते हैं। मतलब वास्तव में यहाँ पर प्रत्येक जो खिलाड़ी होगा वो खिलाड़ी अपने तर्कसंगत व्यवहार पर बल देगा। तर्कसंगत व्यवहार का मतलब ये है कि भारत ये चाहेगा कि वह विदेश नीति जो तय करेगा उस विदेश नीति में उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो, विजय की प्राप्ति हो, उसके हित में हो। अमेरिका भी ये चाहेगा कि उसके द्वारा जो विदेश नीति तय की जाए उस विदेश नीति के माध्यम से उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। इसे ही कहते हैं तर्कसंगत व्यवहार। मतलब कोई भी राष्ट्र राज्य हो उसका तर्कसंगत व्यवहार का अर्थ यही होता है कि वह राष्ट्र राज्य ये चाहेगा, क्या चाहेगा कि उसकी विदेश नीति इस रूप में तय की जाए जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। ऐसा व्यवहार जब एक राष्ट्र राज्य के द्वारा किया जाता है तो उसे ही उस राष्ट्र राज्य का तर्कसंगत व्यवहार कहा जाता है। बेटा ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाई थी, हालांकि यहाँ भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो मैंने साधारण स्वरूप में ये बात बताई है। अब चूंकि यहाँ खेल सिद्धांत मैंने पीछे 3 लेक्चरों में अच्छे से समझा दिया है, आज तो हमें केवल ये देखना है कि भी खेल सिद्धांत के अंतर्गत क्या कमियां हैं और खेल सिद्धांत का क्या महत्व है। तो सबसे पहला इसका पार्ट हम ले रहे हैं इसकी आलोचना। मतलब खेल सिद्धांत के अंतर्गत क्या कमियां हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों को हम गेम थ्योरी अर्थात खेल सिद्धांत के माध्यम से वास्तव में अच्छे से समझ सकते हैं। अगर देखा जाए तो खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये साधारण खेल और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल को एक जैसा मान रहे हैं, जबकि राजनीति का जो खेल होता है, पॉलिटिकल गेम जो होता है, वो साधारण खेल से अलग होता है। क्यों? क्योंकि साधारण खेल का तो कभी ना कभी अंत होता है, निश्चित रूप में उसका अंत होता है, एक विजेता हो जाता है और दूसरा जो है हार मान लेता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कभी भी गेम खेल का समापन नहीं होता है। कोई भी महाशक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनने के बाद में वो अपने घर जाकर के चुपचाप नहीं बैठते, बल्कि लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करते रहते हैं, जैसा कि मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब ध्यान दें बेटा, आलोचना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए, विशेषकर राष्ट्रों में विरोध एवं विरोध सुलझाव का विश्लेषण करने के लिए राजनीति विज्ञानियों ने इस सिद्धांत का निर्माण किया। ध्यान दें आप यहाँ देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से मतलब संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए विशेषकर राष्ट्रों में ये राष्ट्र राज्य हो गए ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता राष्ट्र राज्य होते हैं। जैसे भारत है राष्ट्र राज्य, अमेरिका राष्ट्र राज्य, चीन, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड, कोई भी देश है, पाकिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए विशेषकर राष्ट्रों में राष्ट्रों के ना, भारत अमेरिका, ठीक है बेटा, राष्ट्रों में विरोध एवं विरोध सुलझाव का विश्लेषण करने के लिए राजनीति विज्ञानियों ने इस सिद्धांत मतलब खेल सिद्धांत का निर्माण किया। मतलब इन राष्ट्र राज्यों में विरोध
और विरोध सुलझा। भाई विरोध तो होगा ही होगा, जैसे आप देखिएगा भारत और चीन में अक्सर विरोध रहता है, भारत और पाकिस्तान में अक्सर विरोध रहता है, तो निश्चित रूप में इनमें विरोध होता है और फिर किसी न किसी रूप में समझौते भी होते रहते हैं। तो विरोध एवं विरोध सुलझाव का विश्लेषण करने के लिए राजनीति विज्ञानियों ने इस सिद्धांत मतलब खेल सिद्धांत का निर्माण किया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो संघर्ष होते हैं, जो प्रतिद्वंदिता होती है, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उनको समझा जा सके। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत खेल सिद्धांत से पहले अनेकों सिद्धांत दे दिए गए थे, लेकिन उन सिद्धांतों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संघर्ष होते हैं, जो प्रतिद्वंदिताएं होती हैं, जो द्वंद्व होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, प्रतियोगिता होती है, उनको नहीं समझा जा रहा था। इसलिए खेल सिद्धांत का निर्माण किया गया। आगे एक विद्वान है मार्टिन कैपलान। ये मार्टिन कैपलान वही हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सिद्धांत दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम थ्योरी दी है। मार्टिन कैपलान कह रहे हैं कि रणनीति का विश्लेषण करने के लिए खेल विश्लेषण सर्वोत्तम उपाय है। मतलब यहाँ मार्टिन कैपलान कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में रणनीति का विश्लेषण करना है तो विश्लेषण करने के लिए खेल विश्लेषण सर्वोत्तम उपकरण है। मतलब चाहे भारत की रणनीति हो, अमेरिका की रणनीति हो, चीन की रणनीति हो, रूस की रणनीति हो, किसी भी राष्ट्र राज्य की रणनीति हो, उस रणनीति का यदि आपको विश्लेषण करना है तो विश्लेषण करने के लिए खेल विश्लेषण सर्वोत्तम उपकरण है। मतलब खेल के सिद्धांत के माध्यम से उसका विश्लेषण किया जा सकता है डेफिनेटली। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विशेषकर विलियम एच रीकर ने बातचीत के खेल का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया है। मतलब यहाँ एक विद्वान है विलियम एच रीकर ने इस खेल सिद्धांत का जो प्रयोग किया है वो बातचीत के खेल, क्या नाम दिया इसको, बातचीत के खेल का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया है। मतलब इस सिद्धांत का प्रयोग विलियम एच रीकर ने बातचीत के खेल के रूप में प्रयोग किया है कि राष्ट्र राज्यों के बीच में आपस में वार्तालाप होती रहती है और वार्तालाप के माध्यम से वो यही प्रयास करते हैं कि अपने अपने राष्ट्र हितों की रक्षा की जाए, अपनी विदेश नीति इस रूप में तय की जाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ की प्राप्ति हो, वो विजेता बने, उसके राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें। इसलिए इसे बातचीत के खेल की संज्ञा दी गई है। अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे क्या कि खेल सिद्धांत में क्या कमियां हैं, इसकी क्या आलोचनाएं। आलोचना नंबर 1 है बेटा, यह एक दृष्टिकोण है, सिद्धांत नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आलोचकों का कहना है कि जो ये खेल सिद्धांत है यह एक दृष्टिकोण है बस। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने का एक नज़रिया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने का नज़रिया है, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों को देखने का नज़रिया है। ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। कैसे? मैंने यहाँ कहा है कि ये सहायता कर सकता है, सिद्धांत नहीं देता। मतलब जो ये खेल सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में सहायता तो कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए ये कोई सिद्धांत नहीं दे सकता है। ये कोई सिद्धांत नहीं दे सकता है जिस सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भविष्यवाणी की जा सके, ऐसा संभव नहीं है। ये केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में सहायता तो कर सकता है, लेकिन सिद्धांत निर्माण में ये कोई सहायता नहीं दे सकता। इसलिए पहली आलोचना है ये एक दृष्टिकोण है, सिद्धांत नहीं है। मतलब जो खेल सिद्धांत है यह एक दृष्टिकोण है, केवल सिद्धांत नहीं है। दृष्टिकोण मीन्स देखने का नजरिया, देखने का नजरिया। दूसरी आलोचना है यह अव्यवहारिक है। मतलब खेल सिद्धांत अव्यवहारिक है, इसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। जैसा कि मार्टिन सुबिक ने आपत्तियों का सूची पत्र तैयार किया और कहा कि व्यक्ति की पसंदों को मापा जा सकता है कि वकालत गलत है। मतलब यहाँ विशेषकर मार्टिन सुबिक ने जो आपत्ति है उन आपत्तियों का सूची पत्र तैयार किया है और यहाँ ये कहा है कि भाई ये सिद्धांत व्यक्ति की पसंदों को मापा जा सकता है, ये बात कहता है। मतलब व्यक्ति की जो पसंद होती है, राष्ट्र राज्य की जो पसंद होती हैं उनकी वकालत करता है और ये कहता है कि उन पसंदों को मापा जा सकता है, लेकिन राष्ट्र राज्य की पसंदों को मापा नहीं जा सकता। भाई कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति तय करता है तो इसका कहना है कि उनकी पसंदें पहले ही तय हो जाती हैं और उन पसंदों को ही, उन पसंदों में से ही मैं ये कहूँगा कि अनेक विकल्पों में से कुछ विकल्पों का एक विकल्प का जो चयन किया जाता है वो चयन ही एक प्रकार से निर्णय है। और यहाँ पर जो निर्णय लिया जा रहा है, निर्णय इस रूप में लिया जाता है जिससे कि एक राष्ट्र राज्य विजेता बन सके। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो बात है ये व्यवहार में लागू नहीं की जा सकती। किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा जो पसंदें तय की जाती हैं वो पसंदें वास्तविक रूप में मापी नहीं जा सकती, नाप तोल उनका नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो पसंद होती है वो पसंद मूल्यों का क्षेत्र है और मूल्यों को कभी मापा तोला नहीं जा सकता।
अगला है सीमित, मतलब खेल सिद्धांत वास्तविक रूप में सीमित है। सीमित क्यों है? क्योंकि इस सिद्धांत से संघर्ष, प्रतियोगिता तथा विरोध का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। ये बात ठीक है कि भी खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष, प्रतियोगिता तथा विरोध को समझने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक रूप में देखा जाए तो संघर्ष, प्रतियोगिता तथा विरोध का इस सिद्धांत के माध्यम से पूर्ण रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। पूर्ण रूप में संघर्ष, प्रतियोगिता और विरोध को नहीं समझा जा सकता, इसलिए खेल सिद्धांत का जो महत्व है वह भी सीमित है। चौथा है राजनीति खेल की तरह है, खेल नहीं। बेटा ध्यान दें, यहाँ राजनीति खेल की तरह है, ये खेल नहीं है। खेल सिद्धांत तो वास्तव में राजनीति को जो है ये खेल ही मान रहा है, राजनीति को खेल मान के चलता है कि राजनीति एक खेल है, एक गेम है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि राजनीति खेल की तरह तो है, लेकिन ये खेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो साधारण खेल और राजनीति के खेल में नियम में विभिन्नताएं होती हैं। मतलब साधारण खेल के नियम और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल के नियम अलग अलग होते हैं। कैसे, मैं आपको समझाऊं यहाँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता, जबकि जो सामान्य खेल के नियम होते हैं जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल है, शतरंज का खेल है, इनके नियम होते हैं और उन नियमों का पालन भी किया जाता है और एम्पायर के द्वारा, रेफरी के द्वारा उनका पालन मतलब दृढ़ता के साथ करवाया जाता है। अगर उसका कोई पालन नहीं करता है तो उसका पनिशमेंट भी उसको दिया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ऐसे कोई निश्चित स्पष्ट नियम नहीं है। मान अंतर्राष्ट्रीय कानून है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सभी राष्ट्र राज्य नैतिकता के आधार पर करते हैं, बाध्यता के आधार पर नहीं करते हैं। और यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम रेफरी की भूमिका की बात करें तो रेफरी की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ निभाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ भी इतना सक्षम, इतना शक्तिशाली नहीं है कि निष्पक्ष रूप में वह एम्पायर रेफरी की भूमिका निभा सके। वास्तविक रूप में वो भी एक निष्पक्ष रेफरी की, एम्पायर की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इसलिए राजनीति खेल की तरह तो है, लेकिन स्वयं खेल नहीं है। पांचवा है बनावटी और यांत्रिक। ध्यान दीजिएगा, पांचवी आलोचना है कि जो खेल सिद्धांत है बनावटी और यांत्रिक है। क्यों है यांत्रिक और बनावटी? क्योंकि वास्तविक रूप में खेल सिद्धांत के माध्यम से समस्या का वास्तविक रूप में प्रतिपादन नहीं करता है। अर्थात जो खेल सिद्धांत है वो समस्या का वास्तविक रूप में प्रतिपादन नहीं करता है, समस्याओं को वास्तविक रूप में नहीं समझा सकता है। कौन? गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत। अतः आलोचकों का कहना है कि जो खेल सिद्धांत है वो बनावटी और यांत्रिक है। इससे वास्तविक रूप में या हमें कहें कि व्यवहार के धरातल पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझा जा सकता। छठा है भविष्यवाणी के लिए कम उपयोगी। बेटा ध्यान दें, भविष्यवाणी के लिए कम उपयोगी। ध्यान दें, भविष्यवाणी के लिए कम उपयोगी। खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। जैसा कि पैडलफोर्ड तथा लिंकन ने स्पष्ट रूप में कहा है कि खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में निश्चित रूप में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कौन सा राष्ट्र राज्य विजेता होगा, कौन सा राष्ट्र राज्य हार मानेगा। ये कुछ नहीं कहा जा सकता पहले से ही। अगर कोई राष्ट्र राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और कोई राष्ट्र राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिहीन माना जा रहा है और दोनों में भिड़ंत हो जाती है तो पहले ही ये कह दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिएगा रूस और यूक्रेन में इस समय युद्ध चला हुआ है, तो पहले ये स्पष्ट कह दिया गया था कि यूक्रेन कहाँ रूस का मुकाबला कर पाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतना लंबा समय हो गया और जो है यूक्रेन रूस से भिड़ा हुआ है, डटा हुआ है, उसका सामना कर रहा है। तो निश्चित रूप में खेल सिद्धांत के माध्यम से राष्ट्र राज्यों के बीच में जो संघर्ष होता है, जो प्रतियोगिता होती है, जो विरोध होता है, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी की ही नहीं जा सकती है। सातवां है सीमित व्यवहारिकता। जो खेल सिद्धांत है उसकी सीमित व्यवहारिकता, मतलब व्यवहार में इसका प्रयोग सीमित रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि निश्चित समस्याओं पर ये लागू होता है, नीति को मार्गदर्शन नहीं मिलता। अर्थात जो खेल सिद्धांत है वो कुछ निश्चित समस्याओं पर तो लागू होता है, कुछ निश्चित समस्याओं को तो खेल सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है, लेकिन खेल सिद्धांत नीति को मार्गदर्शन नहीं देता है। मतलब नीति को मार्गदर्शन नहीं मिलता है। खेल सिद्धांत के माध्यम से नीति जो बनाई जाती है, विदेश नीति जो बनाई जाती है, उस नीति को मार्गदर्शन नहीं मिलता है। हालांकि कुछ निश्चित समस्याओं के ऊपर ये लागू होता है, कुछ निश्चित समस्याओं को इसके आधार पर, मतलब खेल सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। जैसा कि मार्टिन कैपलान ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अधिकतर समस्याओं पर खेल सिद्धांत सीमित रूप से लागू होता है। किसने कही बात? ये
मार्टिन कैपलान ने। फिर से बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अधिकतर समस्याओं पर खेल सिद्धांत, सी मतलब सिद्धांत सीमित रूप से लागू होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अधिकतर समस्याओं पर खेल सिद्धांत सीमित रूप में लागू होता है। कुछ समस्याओं को ही समझा जा सकता है, सभी समस्याओं को, सभी विरोधों को, सभी संघर्षों को इसके आधार पर नहीं समझा जा सकता। किसके आधार पर? खेल सिद्धांत के आधार पर। 8वां आता है, हर खेल का अंत है। हर मतलब प्रत्येक खेल का, हर खेल का अंत है, अंतर्राष्ट्रीय खेल का नहीं। आलोचक कह रहे हैं कि जितने भी साधारण खेल हैं, सामान्य खेल हैं, जैसे शतरंज का खेल है, वॉलीबॉल का खेल है, क्रिकेट का खेल है, तो निश्चित रूप में इनकी जो समयावधि होती है, समयावधि के बाद में उसका अंत होता है। एक टीम की हार होती है, दूसरी टीम की जीत होती है। तो निश्चित रूप में हर मतलब प्रत्येक खेल का अंत है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खेल का अंत नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल लगातार चलता रहता है। अब ध्यान दें, कोई भी बड़ी शक्ति अपने मोहरे उठाकर घर नहीं जा सकती। मान लीजिएगा हम ये कहें कि भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई, एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। 2 खिलाड़ी तो ये हो गए, और एक तीसरा खिलाड़ी और उभर कर सामने है, वो कौन है? गुट निरपेक्ष देश। गुट निरपेक्ष देश, 3 खिलाड़ी हो गए। अब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से बन गई, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च नेता बन बैठा, सुप्रीम पावर के रूप में शेष अकेला रहेगा, जिसे कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ये मान बैठा कि अब मुझे शक्ति वृद्धि का प्रयास नहीं करना चाहिए? नो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार अपनी शक्ति वृद्धि का प्रयास किया। इसलिए यहाँ ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी जो खिलाड़ी होता है, अगर विजेता बन जाता है, जीत जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, तो भी वह अपने मोहरे उठा करके घर नहीं जा सकता है, बैठ नहीं सकता है शांत कि चुप हो जाएगा अब मैं विजेता बन गया। नहीं 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 नहीं। जबकि साधारण खेल में विजेता बन गया तो उसके बाद में निश्चित है कि उसको जीत मिल ही गई है। अब दोबारा से जब खेल खेला जाएगा तो उसके लिए तैयारी की जाएगी। तो चलिए 9वां है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समस्त तत्वों को शामिल करने में असफल है। मतलब जो खेल सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समस्त तत्वों को शामिल करने में असफल है। क्या? फिर से बोल रहा हूँ, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समस्त तत्वों को शामिल करने में असफल है, असमर्थ है। फिर बोल रहा हूँ, यह मतलब खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समस्त तत्वों को शामिल करने में असफल है। मतलब खेल सिद्धांत वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को ये शामिल नहीं करता है, केवल कुछ तत्वों को सम्मिलित करता है। इसलिए खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को नहीं समझा जा सकता। कैसे? जैसे यहाँ लिखा है रॉबर्ट जे लीबर, नोट करें रॉबर्ट जे लीबर ये कह रहे हैं कि यह मीन्स जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत की सरकार, अमेरिका की सरकार, यह मतलब सरकार, भारत की सरकार, अमेरिका की सरकार। भाई निश्चित रूप में विदेश नीति तो तय की जाएगी तो उस राष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा तय की जाएगी, भारत की सरकार तय करेगी, अमेरिका की सरकार तय करेगी। तो यह मतलब सरकार, यह न केवल बाहरी कारणों बल्कि घरेलू तत्वों के सामने भी उत्तरदायी होती है। मतलब खेल सिद्धांत के माध्यम से तो केवल बाहरी तत्वों पर ध्यान दिया जाता है, जबकि वास्तव में यदि देखा जाए तो रॉबर्ट जे लीबर कह रहे हैं कि वास्तव में जो सरकार होती है, सरकार जो अपनी विदेश नीति तय करती है, तो विदेश नीति तय करते समय न केवल बाहरी कारणों बल्कि घरेलू तत्वों के सामने भी उत्तरदायी होती है। बाहरी तत्वों से भी एक राष्ट्र राज्य की सरकार प्रभावित होती है और आंतरिक तत्वों से भी एक राष्ट्र राज्य की सरकार प्रभावित होती है, और इन दोनों तत्वों से प्रभावित होकर ही एक राष्ट्र राज्य की विदेश नीति तय की जाती है, जिसका कि उल्लेख खेल सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया जाता है। इसलिए स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समस्त तत्वों को शामिल करने में असफल है। कौन? खेल सिद्धांत। चलिए बेटा 10वां है, नई शब्दावली का विकास करना पड़ेगा। मतलब खेल सिद्धांत का जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में प्रयोग किया जाएगा तो फिर इसमें नई नई शब्दावलियों का भी जो है प्रयोग करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, तभी जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सकता है। अभी नई नई शब्दावलियों का विकास नहीं हो पाया है, तो आलोचकों का कहना है कि खेल सिद्धांत की यह भी एक कमी है कि भाई इसमें नई नई शब्दावलियों का विकास नहीं हुआ है। 11वां है, क्रीड़ा मंच, मतलब खेल मंच, क्रीड़ा मंच पर अधिक खिलाड़ी। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक खेल का मैदान है और इस खेल के मैदान में अनेकों खिलाड़ी होते हैं। आज आप देखिएगा, आज की स्थिति हम देखें, जैसे मैं आपको बताऊं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में तो
दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आती है, एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। फिर 1991 सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आती है। और आज की स्थिति हम देखते हैं तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आ गई, जिसके अंतर्गत शक्ति के अनेकों केंद्र बन गए हैं, शक्ति के अनेकों केंद्र बन गए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेकों खिलाड़ी हैं आज, यदि देखा जाए तो अनेकों खिलाड़ी शक्तिशाली हैं। तो निश्चित रूप में क्रीड़ा मंच पर अधिक खिलाड़ी होते हैं, और जब अधिक खिलाड़ी होते हैं तो ऐसी स्थिति में खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। इसके बाद में 12वीं आलोचना है, इस सिद्धांत में मानव स्वभाव के विरोध, प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा पर ही बल है। मतलब खेल सिद्धांत के अंतर्गत मानव स्वभाव के केवल विरोध, प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा पर ही बल दिया गया है, जबकि सहयोग की अनदेखी की गई है। जबकि सच्चाई है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सहयोग तत्वों पर भी बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी होता है। 13वां है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर सविकल्प खेल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर जो खेल होते हैं वो सविकल्प होते हैं। जबकि यहाँ पर ये कहा गया है कि भी पहले से ही क्या, पहले से ही वास्तविक रूप में जो ये, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, इधर आइएगा, ये रहा, इसमें हमने नोट किया था वो मानव विकल्प वाली जो, ये रहा, व्यक्ति की पसंदों को मापा जा सकता है, व्यक्ति की पसंदों को मापा जा सकता है, जबकि सच्चाई है कि मूल्यों को कभी मापा नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर सविकल्प खेल होते हैं। मतलब निश्चित रूप में यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल खेले जाते हैं वो सविकल्प होते हैं, पहले से तय कर लिया जाता है। और 14वीं आलोचना, खेल सिद्धांत जीरो सम, जीरो सम मतलब शून्य योग, खेल सिद्धांत जीरो सम स्थितियों का अंतर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताओं से कोई मेल नहीं खाता। ध्यान दीजिएगा बेटा, खेल सिद्धांत जीरो सम स्थितियों का अंतर्राष्ट्रीय जीवन, जी मतलब अंतर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता। मतलब खेल सिद्धांत का शून्य योग स्थितियों का अंतर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकता से कोई मेल नहीं खाता, इसलिए भी इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। और अंतिम 15वीं आलोचना है, खेल सिद्धांत एक अमूर्त धारणा है। खेल सिद्धांत एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त धारणा इसलिए क्योंकि खेल सिद्धांत ये मानकर चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, तो खेल सिद्धांत का कहना है कि भाई प्रत्येक राष्ट्र राज्य अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है, विवेक जन व्यवहार करता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि विवेक जन निर्णय नहीं लिया जाता है। मैंने लिख भी दिया है, विवेक जन्य नहीं। मतलब जो खेल सिद्धांत है ये अमूर्त इसलिए है कि इसके अंतर्गत भावनाओं में बहकर भी राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, राज्याध्यक्षों के द्वारा अपनी विदेश नीति तय की जाती है, निर्णय लिए जाते। इसलिए खेल सिद्धांत एक अमूर्त धारणा है, क्योंकि ये विवेक जन्य नहीं है, इसमें भावनाओं को ज़्यादा बल दिया जाता है। ये आलोचना होगी जिसको कि मैंने 15 बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाया। ज़्यादातर किताबों के अंतर्गत 6-7 बिंदु ही दिए गए हैं, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया है कि भाई खेल सिद्धांत की आलोचना को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाऊं। तो 15 बिंदुओं के माध्यम से आप यूपीएससी वगैरह किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से समझा सकते हैं। यदि आप स्नातकोत्तर इस तरह के विद्यार्थी हैं तो अच्छे से 15 बिंदुओं के माध्यम से इसकी आलोचना को समझा सकते हैं। इसके बाद में अब हमने जी भर के इसकी कमियाँ निकाल ली, बुराई कर लिए। कोई भी मनुष्य हो उसमें कमियाँ होती हैं तो किसी न किसी रूप में उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं। मतलब चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई सिद्धांत हो, अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है, गुण होते हैं तो उसमें अवगुण भी होते हैं। अब इसमें अवगुण तो हमने देख लिए, लेकिन इसके कुछ गुण भी हैं, इसके कुछ महत्व भी हैं। नोट करें, खेल सिद्धांत का महत्व, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है खेल सिद्धांत का। नंबर 1, ये सिद्धांत अनुभव पर आधारित है और इसमें थोड़ी सी भविष्यवाणी करने की क्षमता है। चूँकि जो खेल सिद्धांत है वास्तविक रूप में अनुभव पर आधारित है। भाई खेल सिद्धांत में विशेषकर जो खिलाड़ी होते हैं उन खिलाड़ियों में जो चालबाजियाँ चली जाती हैं, उन चालबाजियों को ध्यान में रखते हुए तो निष्कर्ष निकाला जाता है। तो डेफिनेटली ये सिद्धांत अनुभव पर आधारित है, और जो सिद्धांत अनुभव पर आधारित होता है तो निश्चित रूप में उसमें थोड़ी बहुत क्षमता तो भविष्यवाणी करने की भी होती है। दूसरा है सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी या सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की द्विध्रुवीय विश्व राजनीति। बेटा ध्यान देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की द्विध्रुवीय विश्व राजनीति। भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो विश्व व्यवस्था है दो ध्रुवीय बन जाती है, दो गुटों में बढ़ जाती है, एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट, तो उसको कहते हैं द्विध्रुवीय विश्व राजनीति। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की द्विध्रुवीय विश्व राजनीति को
इस सिद्धांत मतलब खेल सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत 3 खिलाड़ी होते हैं और 3 खिलाड़ी कौन है? एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट और तीसरी तरफ गुटनिरपेक्ष देश। तो इसके आधार पर मतलब खेल सिद्धांत के आधार पर वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सकता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में तीसरा इसका महत्व है कि इस सिद्धांत का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे तर्कसंगत व्यवहार का निर्णय करना है जो विदेश नीति निर्माण में निर्णयों और कार्यवाहियों का मार्ग प्रशस्त कर सके। मतलब इस सिद्धांत का उद्देश्य ये है, क्या है? खेल सिद्धांत का उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा तर्कसंगत व्यवहार हो। तर्कसंगत व्यवहार का मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र राज्य, भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, जो भी है, कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति जब तय करता है तो इस रूप में करता है जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। और कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति जब इस आधार पर तय करता है कि उसके राष्ट्र राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो, उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके, तो ऐसी विदेश नीति जब तय की जाती है तो ऐसे व्यवहार को ही तर्कसंगत व्यवहार कहा जाता है। वह व्यवहार भले भारत का हो, अमेरिका का हो, सभी राष्ट्र राज्य प्रयास करते हैं कि उनकी विदेश नीति इस रूप में तय की जाए जिससे कि उस राष्ट्र राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं तर्कसंगत व्यवहार। तो इस सिद्धांत का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे तर्कसंगत व्यवहार का निर्णय करना है जो विदेश नीति, अगली बात, विदेश नीति निर्माण में निर्णयों और कार्यवाहियों का मार्ग प्रशस्त कर सके। मतलब वास्तविक रूप में विदेश नीति का मार्ग प्रशस्त कर सके, इसी को तर्कसंगत व्यवहार कहा जाता है। अब अंत में निष्कर्ष में लिखा है, निष्कर्ष, जटिल समस्याओं में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। ये बात सत्य है कि सामान्य समस्याओं को समझने में खेल सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य समस्याओं को आप खेल सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सामान्य समस्याओं को आप खेल सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो जटिल समस्याएँ होती हैं, उन जटिल समस्याओं को खेल सिद्धांत के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। इसलिए मैं निष्कर्ष में लिख दिया है, जटिल समस्याओं में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। मतलब खेल सिद्धांत को जटिल समस्या में लागू नहीं किया जा सकता। खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो जटिल समस्याएं होती हैं उनको नहीं समझा जा सकता। ये हो गया आपका खेल सिद्धांत की आलोचना और महत्व, लेक्चर नंबर 23 और पार्ट नंबर 4। मुझे पूरा विश्वास है आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो खेल सिद्धांत है, इस खेल सिद्धांत की कमियों और इसके महत्व को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।